स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव दूसरे चरण, 70 सीटों पर वोटिंग, और उसके बाद आपको यह जरूर देखना चाहिए। आज अगर आप इसे देख लेंगे तो एक इशारा आपको मिल जाएगा, और 3 दिसंबर को हो सकता है कि बाकी लोग चौंकें लेकिन आप ना चौंकें, क्योंकि इन इशारों को समझना होगा। इसके अलावा आज जो ये चर्चा होगी 3 दिसंबर को, इसके आगे की चर्चा हम करेंगे जबकि नतीजे आ रहे होंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीटों पर हुई है 75.08% वोटिंग, जो 2018 से तकरीबन 0.09% कम है। 2018 में इन्हीं 70 सीटों पर 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है 65.45 रायपुर में, और सबसे ज्यादा धमतरी में 84.23। यह प्रतिशत मतदान का है। बिंद्रानगढ़ के नक्सल प्रभावित 9 बूथों पर 91% वोटिंग हुई है। हालांकि सब इंतजार कर रहे हैं 3 दिसंबर का कि जनादेश पब्लिक ने क्या सुनाया है। एक और बात की, आंकड़े पूरे नहीं है, दूर दराज के इलाकों के आंकड़े अभी इसमें अपडेट होंगे, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात कि पिछली जो 20 सीटें हैं वहां पर बंपर वोटिंग हुई है। आदिवासी बेल्ट वो है, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग की जिन सीटों पर पिछली बार वोटिंग हुई थी, वहां की वोटिंग क्या कहती है, वोटिंग के ये जो सिनेरियो हैं ये कहते क्या हैं, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राम अवतार तिवारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर स्वागत है आपका। शशांक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, शर्मा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति को बारीक तरीके से देखते हैं, गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप सभी से एक कॉमन रिएक्शन की जो वोटिंग हुई है, चाहे वो 20 सीटों की बात कर, तो हमारे बेहद खास मेहमानों के पास भी जाएंगे, और ये जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं, ये वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं, इस पर भी नजर होगी। छत्तीसगढ़ में जो मतदान के आंकड़े हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग हुई है, चाहे वो 20 सीटों की बात कर ली जाए या 70 सीटों की बात कर ली जाए। 70 सीटों के आंकड़े की बात इसलिए भी क्योंकि 2018 में यहां ज्यादा मतदान हुआ था। मतदान का परसेंट भले ही तकरीबन 1% के आसपास आता हो, लेकिन एक एक वोट इस जनादेश में, इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक वोट सरकारों को इधर से उधर कर देता है। तो एक बार फिर बहुत स्वागत राम अवतार तिवारी साहब का, शशांक शर्मा साहब का, मनीष गुप्ता साहब का, और सभी से सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन लेंगे। बहुत शॉर्ट में सर इनके आंसर चाहिए होंगे। सबसे पहले राम अवतार तिवारी साहब, आपके पास ये वोटिंग ट्रेंड, चाहे 70 सीटों की बात कर ली जाए या बस्तर और दुर्ग में जो 20 सीटों पर चुनाव हुआ था उसकी बात कर ली जाए, ये कहते क्या हैं? जी देखिए, मतदान तो और होना चाहिए था ज़्यादा, क्योंकि मैदानी इलाका है। इन इलाकों में अगर मतदान होता तो और ज़्यादा स्पष्ट स्थितियां आ जाती जी। कम मतदान जो है 1% कम है। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो सत्तारूढ़ दल है, ज़्यादातर देखते हैं हम, पिछले बार जो मतदान हुआ था उसके पिछले का देखेंगे, उससे ज़्यादा मतदान हुआ था। गत चुनाव में मतदान जो हुआ था उसका प्रतिशत में उछाल आया था, अभी ज़्यादा उछाल नहीं आया जी। तो ये सत्तारूढ़ दल ये कह सकता है कि हमारे लिए राहत भरा है। सरकार के विरोध में जो इस तरह के जो होनी चाहिए वो नहीं थी। ये एक राज्य सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए एक राहत भरा संदेश हो सकता है। जी जी। दूसरी तरफ जो है, शहर में, राजधानी रायपुर में ही कम मतदान होना। हम राजधानी रायपुर में बैठे हैं, हम अपने आप को सबसे शिक्षित, सबसे ज़्यादा जानकार और ज्ञानवान मानते हैं, और हम इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं। ये एक गलत संदेश है ये, बिल्कुल। और बस्तर में इलाके में जो प्रथम चरण में जो चुनाव हुए हैं वो आदिवासी इलाके थे, वो बीहड़ इलाके थे, नक्सल प्रभावित इलाके थे। ठीक। तो उन जगहों में जो हुआ है वो अपेक्षाकृत अच्छा हुआ है। जी जी। ये
सेकंड में भी और अच्छा होना चाहिए था। तो कहीं दोनों में अंतर जो दिख रहा है। जी। तीसरी बात ये कह सकते हैं कि इस मतदान के बाद सभी दल अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं कि सबके अपने वोट बैंक हैं, बिल्कुल। सबके विचारधारा हैं, सबके कार्यकर्ता हैं, उनके बीच गहन चिंतन विषन चलने लगी है। और बूथ वाइज, बूथों में कितने वोट पड़े हैं, कौन से जाति समीकरण कितने हैं, हाँ। कौन से जातियां किसके साथ है, किसान किसके साथ है, युवा किसके साथ जा सकते हैं, इस पर अलग अलग आकलन होने लगे हैं। उस पर अब दरअसल आकलन शुरू हो गए हैं। ये बात आपकी सही है, शहरी इलाकों ने थोड़ा निराश किया, ये चिंता की बात भी है। शशांक शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर मैं आऊंगा आपके पास, तिवारी सर। शशांक शर्मा जी, अब आपसे एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर। देखिए, वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर ऐसा है कि टोटल जो वोटर हैं उसमें 40 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया है। ठीक। और जो बाकी बचे हुए वोटर्स हैं उसमें मैं मानता हूं कि इस बार महिलाओं का रुझान वोटिंग की तरफ से कम हुआ है, खासकर शहरी कस्बाई क्षेत्रों में। कुल लगभग जो वोटर्स थे उसमें लगभग मान के चलिए कि पुरुषों से महिलाओं की वोटिंग कम हुई है। ठीक। अब इन महिलाओं में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आ रहा था, 12,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, 15,000 अगर वो दे रही थी, तो महिलाओं का रुझान छत्तीसगढ़ में, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी जो महिलाएं कम निकल कर आई हैं उसके कारण मत प्रतिशत कम हुआ है 1% का, ये मैं मानता हूं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि युवा वर्ग बहुत बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स की सरकार के प्रति नाराज़गी या उनका जो राजनीतिक रुझान किस ओर होगा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा अगली सरकार के बनाने में। जी जी। मनीष गुप्ता साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक तो ये ट्रेंड क्या कहता है, किस मुद्दे के हिसाब से अंडर करंट ज्यादा रहा, गुप्ता सर इसे भी समझना चाहेंगे। देखिए, ये बात सच है कि 2 चरणों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, प्रथम चरण में जो 20 सीटों पर जो चुनाव हुआ है 1.2% लगभग 2018 के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं पर जो दूसरे चरण का जो मतदान है वो मैदानी इलाकों में का मतदान है, और यहाँ पर मतदान के प्रति लोगों का रुझान कम दिखना कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। क्या ये कहीं ना कहीं ये इस बात को भी इशारा करता है कि हमारे मुद्दे जो राजनीति में या सरकारें या हम अगर राजनीतिक दलों की बात करें, वो अपने एजेंडे पर काम करती हैं, उनका अपना घोषणा पत्र होता है। पिछली बार 2018 में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जो उन्होंने लाया था, इस बार जो है जन घोषणा पत्र की जो वहां पर कोई मिसाल दिखती नहीं है। मुझे लगता है कहीं ये इस बात का भी द्योतक है कि इन पूरे चुनाव प्रक्रिया में जनता के मुद्दे गौड़ हो गए हैं। संभवतः यही कारण है कि जिस प्रकार के मतदान के प्रति रुझान आ रहा है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। और इसके प्रति हमको, चूंकि हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी पिछड़े वर्ग की सरकार है, वो प्रदेश वो बाहुल प्रदेश है, नक्सलवाद से जूझ रहा प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे ऐसे हैं जो इस सरकार के एजेंडे में आने चाहिए। मुझे लगता है किसान और मजदूर छोड़कर के बाकी मुद्दे गौड़ हो गए हैं। ये इस बात के का इशारा भी करते हैं, मुझे लगता है। युवाओं की भी बात निकली थी। तिवारी सर आपसे सवाल, अभी बात युवाओं की भी निकली, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बढ़ा है, युवाओं को मैं इससे अलग कर रहा हूं। ऐसा भी नजर आया कि धान, किसान, शराब, इनकी चर्चा में कहीं युवाओं की नाराजगी नजरअंदाज की गई। तिवारी सर। देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, ठीक, और 80% लोगों का जीवन यापन का बड़ा साधन भी है। तो धान और किसान तो छत्तीसगढ़ का मुद्दा रहेगा ही। और अगर पिछली सरकार का, इस सरकार का अगर देखेंगे तो उनका राजनीतिक एजेंडा और उनका कार्यक्रम भी किसान और धान था। उनके कार्यक्रम तो किसानों पे जो रणनीति और किसानों की घोषणाएं हो रही थी,
जितनी भी धड़ाधड़ घोषणाएं जो हो रही थी, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो रही हो या भाजपा की तरफ से, क्योंकि बड़ा मतदाता, निर्णायक मतदाता और जिनके जीवन यापन में एक परिवर्तन आ रहा है, वो वर्ग जो है को लुभाने की कोशिश दोनों पार्टियों ने बहुत ज्यादा तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक। कौन उसमें आगे आ सकता है, कौन 3100 देगा, कौन 3200 देगा धान का, कौन बोनस देगा, नहीं दे पाएगा, किसानों को और क्या सुविधा, सब्सिडी कौन बांट सकता है। तो ये किसान क्योंकि बड़ा मतदाता है, उस बड़े मतदाता को लुभाने की कोशिश, उनको देने की कोशिश, रेवड़ी बांटने में दोनों पार्टियों में अंतिम समय तक प्रतिस्पर्धाएं चलती रही। ठीक। तो दूसरा वर्ग जो आया युवा है, क्योंकि युवा नौजवान इस प्रदेश का भविष्य है। हाँ। उनके जुड़े मुद्दे उठने चाहिए था और प्रभावी तरीके से। हाँ। और भाजपा अगर ये प्रभावी तरीके से मुद्दे और उठाती तो शायद भाजपा को और ज्यादा फायदा हो सकता अच्छा, था। एक अगर बतौर चाहे पीएससी का तिवारी मामला सर, हो। आप इतने चुनाव देख चुके हैं, मुझसे शायद कई गुना चुनाव आपने ज्यादा देखे होंगे। एक इंडिविजुअल कमेंट के तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि ये ट्रेंड किस तरफ झुकाव रखते हैं, किस पार्टी की तरफ, वो आपका जवाब सर बहुत शॉर्ट में। देखिए, किसान तो कांग्रेस की तरफ दिखता है। हाँ। युवा में नाराजगी थी, वो भाजपा की तरफ उसकी जा सकते हैं। कितने प्रतिशत जाते हैं, किसान कितने प्रतिशत भाजपा के साथ जाते हैं, कितने कांग्रेस की तरफ जाते हैं, मगर कांग्रेस की तरफ किसान जाता हुआ दिखता है। किसान, खेत, गांव। हाँ। और शहर के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या वो जो है भाजपा की तरफ जा सकते हैं। ये दोनों का अलग अलग ट्रेंड दिखता है। ठीक ठीक। शशांक शर्मा साहब, मैं आपसे अब जानना चाह रहा हूं, एक तरफ पूरे देश में अगर राजनीतिक चर्चाएं चलती रहीं तो यही बात निकल कर आई कि साहब छत्तीसगढ़ में तो एक तरफा मुकाबला हो रहा है, लेकिन आखिरी के 20 दिन में प्रधानमंत्री मोदी के धड़ाधड़ दौरे, अग्रेसिव कैंपेनिंग बीजेपी की, ऐसा लगा कि माहौल बदल गया। अब राजनीतिक गलियारों के जानकार जो हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत पेचीदा हो गया मामला। शशांक शर्मा सर। ललित जी, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ कहीं कहीं पर भ्रम की स्थिति में होते हैं। हाँ। किसी प्रचार के माध्यम से या किसी व्यक्ति के प्रचार करने से एकाएक माहौल नहीं बदलता है। कुछ घटनाएं घट जाएं वो अलग बात है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अंडर करंट पिछले 1 साल से था, इसको कोई भांप नहीं पा रहा था। हम लोग जब सर्वे करने जाते थे तो हमको ये अंडर करंट दिखाई देता था। ठीक। दूसरी बात, जो किसानों की बात हम करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 70% जो है वो मार्जिनल फार्मर हैं, जो छोटे सीमांत किसान हैं। इनकी औसत रकबा जो है ना 1 एकड़ से कम है। इनको 22-20 हज़ार से ज़्यादा इनको ना तो ऋण मिलता है, ना तो इनको 9 हज़ार से ज़्यादा इनको कोई फ़ायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि कोई किसान छत्तीसगढ़ का अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। तो किसान ही भविष्य नहीं है। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो सरकार के लोक लुभावन, कर्जा माफ़ी और ये जो सारी चीज़ें उससे उतना मायने नहीं रखता जितना उनके आने वाली भविष्य, बच्चों के भविष्य को लेकर लगता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, प्रदेश में 40 लाख किसान परिवार है, लेकिन जो धान उगाने वाले किसान हैं वो केवल 25 लाख के आसपास हैं। इसका मतलब है कि आज भी 15 लाख ऐसे किसान हैं जो धान नहीं उगाते, जो खरीफ की फसल पर भरोसा नहीं करते। इन किसानों पर किसी ने गौर नहीं किया है। ये किसानों ने अगर अपना रुख बदला तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले आएंगे। ठीक ठीक। और इन शॉर्ट, अगर आपका एक ओपिनियन देखा जाए इन ट्रेंड्स को लेकर, किस तरफ झुकाव आपको नजर आता है? शर्मा सर। मुझे लग रहा है कि इस प्रदेश में एक अंडर करंट है, युवाओं के अंदर में है, महिलाओं के अंदर में है, किसानों में भले उतना ना हो, लेकिन एक अंडर करंट देखने को मिल रहा है। ये परिणाम चौंका सकता है। जी जी, झटका मिल सकता है ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को। गुप्ता सर, आपसे भी एक तो ये सवाल रहेगा कि यही जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड्स, दोनों 70 सीटें और वो 20 सीटें, ये ट्रेंड किस पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? एक सवाल। दूसरी बात कि पूरे कैंपेनिंग के दौरान कुछ बातें मिसिंग रही, मसलन नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये चीज मिसिंग रही। दूसरा कि अगर मतदान को धर्मांतरण और करप्शन इस एंगल से देखा जाए तब तो बीजेपी फायदे में नजर आती है, लेकिन अगर 15,000 का जो महिलाओं को दिया जाना है 15,000 रुपए,
और इसके अलावा जो बाकी ऐलान, कर्ज माफी का ऐलान जो किया गया, तब कांग्रेस के पक्ष में माहौल जाता हुआ नजर आता है। गुप्ता सर। नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल डेवलपमेंट का इशू है, वो नहीं रहा है। हाँ। इसके अलावा नरवा घरवा जो गुरुआ बाड़ी जो का जो वो इशू रहा है वो भी नहीं आया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, देखिए, इस छत्तीसगढ़ सरकार में, और खासकर चूंकि मैं बस्तर से का प्रतिनिधित्व करता हूं, जी। मैं इसके जो मतलब अंदरूनी इलाकों में और जो मुख्य सड़कों की जो स्थितियां मैंने देखी हैं, हाँ। आज आपको भरोसा नहीं होगा कि जगदलपुर से रायपुर सड़क मार्ग ही इकलौता कनेक्टिविटी का एक साधन है। ठीक। केशकाल घाटी हर दिन 3 बार 4 बार जो है वो जाम होती है, लेकिन इस चुनाव के बीच में किसी ने केशकाल घाट का जो है मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि जो कि बस्तर को कहीं ना कहीं राजधानी से जोड़ता है। इसी तरह जो है जीवन रेखा बस्तर कही में जाती जो है केशकाल घाटी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये ऐसे मुद्दे जब नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के लोगों में नाराजगी होगी। हाँ। और जो आपने कहा कि मतदान का ट्रेंड जो है, मुझे लगता है मतदान का ट्रेंड, जैसे शर्मा जी ने अभी बताया कि अंडर करंट था, और अंडर करंट जो है इस मतदान के दौरान भी महसूस किया। मुझे लगता है ये बदलाव का संकेत है। और अब मैं ये नहीं बोलता कि सरकार बदल जाएगी, पर जो पुराना जो 2018 का जो जनादेश है वो काफी हद तक मतलब बहुत क्लोज फाइट की तरह जो है ना कई सीटों पर आया है। और आज भी मतलब इस बात का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किस सीट का परिणाम कैसे आएगा। बहुत चौंकाने वाले परिणाम देने वाला है ये चुनाव। नाराजगी की बात आपने की और आपने इन खबरों पर जरूर ये आपकी नजर में आई होंगी। ठीक है, राजनेता ऐसा नकार देता है चीजों को कि नहीं नहीं वो तो विपक्षी दलों की साजिश है, पर दरअसल जानता वो ये है। मैं ऐसी 2 मिसालें आपको देना चाहूंगा। इस पूरे चुनाव में दादी, नो कमेंट्स मैन या कवासी लखमा, वो पूरी तरह से अपनी सीट पर घिरे रहे। भगत की पारंपरिक सीट है जिससे वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 25 सालों से वो जीतते आ रहे हैं, वो पूरी तरह घिरे रहे। कई जगह से तो नाराजगी का आलम यह रहा कि उन्हें सभा छोड़कर जाना पड़ा, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो किसी की साजिश है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई बस्तर से। सर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस चुनाव में बहुत सारे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जैसे कवासी लखमा की बात करें, कवासी लखमा के बारे में एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। कवासी लखमा जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। कवासी लखमा बस्तर में मैच्योर पॉलिटिशियन है। उनको मालूम है कहां क्या टिप्पणी करनी है, किस चीज से उनको माइलेज लेना है और कहां पर उनको मजाक के रूप में बड़े मुद्दों को हवा में उड़ा देना है। तो निश्चित रूप से वो अभी पिछले 5 चुनाव में जिस तरीके से कोंटा विधानसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, ये चुनाव उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। मुझे लगता है जिस तरीके से खासकर भाजपा और कम्युनिस्ट ने उन्हें कोंटा विधानसभा में घेरा है, इसके निश्चित रूप से संकेत बहुत गुप्ता सर, बस्तर को लेकर एक बड़ा सवाल, थोड़ा व्यापक उसमें मेरा रहेगा वक्त के हिसाब से। आप सभी प्लीज हमारे साथ बने रहें। बहुत दिलचस्प ये चर्चा चल रही है। जो राजनीति को बारीक से देखना समझना चाहते हैं और 3 दिसंबर को कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, वो इस चर्चा में लगातार बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।